चलिएगा। नेक्स्ट हमारे पास सर मटीरियलिटी के, हाँ जी सर, ये जो आपने एक्रूअल बेसिस के बाद ये जो हमें 3-4 कंसेप्ट करवाए हैं ना, हाँ ये अपनी जो फंडामेंटल अकॉर्डिंग असम्पशंस थे इसके बाद वाले हैं या हाँ, उसी में इसके बाद कंटिन्यू वाले है? हैं। फंडामेंटल अकाउंटिंग अजम्पशन में तो ये 3 आते हैं बस आपके, हाँ, ठीक है। तो ये उसके उसके बाद बाद ये वाले हो कुछ, गए। हाँ उसके बाद ये कुछ अदर प्रिंसिपल्स और अदर कॉन्सेप्ट्स भी हैं जो हमें पढ़ने होते हैं। ओके सर। चलिएगा, तो मटीरियलिटी हो गया हमारा। नेक्स्ट है हिस्टोरिकल कॉस्ट प्रिंसिपल। हेडिंग डालेंगे हिस्टोरिकल कॉस्ट प्रिंसिपल। आइएगा, हिस्टोरिकल कॉस्ट प्रिंसिपल। देखिए ये प्रिंसिपल क्या बोलता है कि आप जब भी कोई असेट लेते हो तो ऑर्डिनरी उसे उसकी कॉस्ट प्राइस पर क्या करते हो, रिकॉर्ड करते हो। लिखें, एज पर दिस प्रिंसिपल an asset is ordinarily recorded in the accounting records at the price paid to acquire at the price paid to acquire it। ठीक है, ये प्रिंसिपल ये बोलता है कि आपको ऑर्डिनरली जो असेट आपने ली है आप उसे रिकॉर्ड करोगे किस पर, जिस प्राइस पर आपने उसे एक्वायर किया है। Accordingly, if nothing is paid, if nothing is paid to acquire an asset, comma, the same will not be usually recorded as an asset। ये लीजिएगा। तो बेसिकली हिस्टोरिकल कॉस्ट कॉन्सेप्ट किस बात पर बेस्ड है कि भैया आपने किसी भी असेट को एक्वायर करने के लिए जो प्राइस पे की है आप उसी प्राइस पर अपनी असेट को रिकॉर्ड करोगे। और अगर मान लो आपको कोई असेट फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाए, जैसे कई बार क्या होता है कि गवर्नमेंट एज अ ग्रांट आपको क्या दे देती है, कोई असेट दे देती है कि भाई आप किसी बैकवर्ड एरिया का डेवलपमेंट कर रहे हो और उसके लिए आपको कोई असेट चाहिए, तो गवर्नमेंट ने बोला कि भैया ठीक है ये असेट आप क्या कर लो, फ्री ऑफ कॉस्ट ले लो। तो जब मैंने उस असेट के लिए पेमेंट ही नहीं किया
तो मैं उस असेट को अपनी बुक्स में रिकॉर्ड नहीं कर सकता। ये हमारे पास कहता है हिस्टोरिकल कॉस्ट प्रिंसिपल। नेक्स्ट आता है मैचिंग प्रिंसिपल। वो तो सर गवर्नमेंट की कोई भी स्कीम वगैरह निकलती है उनके अंदर होता है। बिल्कुल। आइएगा, नेक्स्ट हमारे पास है मैचिंग प्रिंसिपल। चलिए, अब ये प्रिंसिपल क्या बोलता है? As per this principle, the expenses incurred in an accounting period as per this principle, the expenses incurred in an accounting period should be matched with revenue recognized in that period. देखिएगा, इसका कॉन्सेप्ट समझना क्या बोलना चाह रहा है ये। देखो क्या होता है, मैचिंग प्रिंसिपल क्या बोलता है वो समझो। मैचिंग प्रिंसिपल ये बोलता है, आप एक पर्टिकुलर पीरियड में कुछ रेवेन्यू जनरेट कर रहे हो। अब उस रेवेन्यू को जनरेट करने में आपके कुछ खर्चे भी लगेंगे। तो मैचिंग प्रिंसिपल ये बोलता है कि आपने जिस पर्टिकुलर पीरियड में रेवेन्यू रिकॉग्नाइज की है, उस रेवेन्यू के रिकॉग्निशन से रिलेटेड जितने भी खर्चे आपने किए हैं, वो सभी खर्चे भी आपको उसी पीरियड में दिखाने चाहिए। यानी एक्सपेंसेस और रेवेन्यू मैच करना चाहिए फॉर एनी पर्टिकुलर पीरियड। फॉर एग्जांपल, मान लीजिए मैंने इस पर्टिकुलर ईयर में एक बैच स्टार्ट किया और उस बैच से मैंने रेवेन्यू कमाई, तो मैं अपने पीएनएल में उसकी रेवेन्यू लिखूंगा। अब उसी पर्टिकुलर पीरियड में उस रेवेन्यू को कमाने में मैंने जितने खर्चे किए हैं, वो सभी खर्चे भी क्या होने चाहिए, उसी पीरियड में मुझे लिखने चाहिए। इसी को हम क्या बोलते हैं, मैचिंग प्रिंसिपल बोलते हैं। लिखो, इफ revenue is recognized on goods sold, then cost of goods sold should also be charged to that period। बस यही मैचिंग प्रिंसिपल है। मैचिंग प्रिंसिपल सिर्फ एक बात बोलता है कि भैया जिस पर्टिकुलर पीरियड की आप रेवेन्यू निकाल रहे हो, उसी रेवेन्यू को कमाने के लिए उस पर्टिकुलर पीरियड में आपके जितने भी एक्सपेंसेस हुए हैं,
वो सारे एक्सपेंसेस भी आपको क्या करना चाहिए, उसी पीरियड में रिकॉर्ड करने चाहिए। इस कॉन्सेप्ट को हम क्या बोलते हैं, मैचिंग प्रिंसिपल, या बेसिकली ये एक तरह का एक्रूअल कॉन्सेप्ट से भी मिलता जुलता है। चलिएगा नेक्स्ट, ड्यूल एस्पेक्ट प्रिंसिपल या ड्यूलिटी प्रिंसिपल। ड्यूल एस्पेक्ट, यह हम बात कर रहे हैं ड्यूलिटी प्रिंसिपल पर। ड्यूल एस्पेक्ट का मतलब होता है किसी भी ट्रांजैक्शन को जो हमने बिजनेस में एंटर किया है, हर ट्रांजैक्शन के दो एस्पेक्ट होते हैं, एक एस्पेक्ट डेबिट होता है और एक एस्पेक्ट क्रेडिट होता है। बोलते क्या सर वैसे इसको हिंदी में, क्या चीज, तो क्या बोलते हैं, ड्यूली ड्यूल ड्यूल एस्पेक्ट। अब ड्यूल सर डबल में तो मुझे एंट्री भी नहीं सिस्टम पता वाला है हो गया ये, क्या। डबल एंट्री सिस्टम वाला। हाँ, डबल एंट्री सिस्टम वाला ही होता है, उसी को बोलते हैं ड्यूलिटी प्रिंसिपल। वही हमारा डबल एस्पेक्ट, यानी हर ट्रांजैक्शन को हम क्या करते हैं, दो बार रिकॉर्ड करते हैं। लिखो, every transaction having two aspect, डेबिट एंड क्रेडिट। हर ट्रांजैक्शन के दो एस्पेक्ट होते हैं, एक डेबिट एस्पेक्ट और एक क्रेडिट एस्पेक्ट। दिस प्रिंसिपल प्रोवाइड basis of double entry records। ठीक है, ये जो प्रिंसिपल है वो डबल एंट्री रिकॉर्ड्स का बेस है। डबल एंट्री रिकॉर्ड का बेस का मतलब, जब भी आप किसी भी बिजनेस ट्रांजैक्शन को डबल एंट्री सिस्टम के बेसिस पर लिखते हो, तो वहां आप ड्यूलिटी के प्रिंसिपल को फॉलो करते हो। ड्यूलिटी के प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग ही आप क्या करते हो, एक एस्पेक्ट को डेबिट करते हो और दूसरे एस्पेक्ट को आप क्या करते हो, क्रेडिट करते हो। चलें आगे। फिर है आपके पास प्रूडेंस प्रिंसिपल। या कंजर्वेटिज्म प्रिंसिपल।
प्रूडेंट या कंजर्वेटिज्म प्रिंसिपल? क्या बोलता है ये प्रिंसिपल? According to this principle, we must record all probable losses. We must record all probable losses. But do not record anticipated profit. ये प्रिंसिपल बोलता है कि अगर आपको लगता है कि फ्यूचर में किसी भी ट्रांजैक्शन के होने की वजह से आपको लॉस हो सकता है, तो आपको उस लॉस को आज ही अपनी बुक्स में क्या कर लेना चाहिए, रिकॉर्ड कर लेना चाहिए। लेकिन अगर आपको लगता है कि आपको क्या होने वाले हैं, फ्यूचर में प्रॉफिट होने वाले हैं, आपके माइंड में आ रहा है कि फ्यूचर में प्रोबेबिलिटी है या एंटिसिपेशन है कि आप किसी ट्रांजैक्शन की वजह से कोई फायदा उठाओगे, तो उन एंटिसिपेटेड प्रॉफिट्स को आपको रिकॉर्ड नहीं करना है। इसे हम बोलते हैं प्रूडेंस प्रिंसिपल या कंजर्वेटिज्म की अप्रोच। एग्जाम्पल समझे अपन इसके, कहां हम इसको यूज करते हैं। क्लोजिंग स्टॉक should be valued at lower of cost और एनआरवी। जब हम क्लोजिंग स्टॉक को कॉस्ट और एनआरवी विच एवर इज लोअर पर रिकॉर्ड करते हैं, तो वो इसी प्रिंसिपल की वजह से होता है। प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स, आप जो प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स बनाते हो वो भी इसी प्रूडेंस कॉन्सेप्ट की वजह से आप बनाते हो। एनआरवी क्या है? एनआरवी होता है नेट रियलाइजेबल वैल्यू। प्रोविजन फॉर डिस्काउंट ऑन डेटर्स, आप ये जितने भी प्रोविजन बना रहे हो, ये सभी प्रोविजन इसी एंटिसिपेशन के आधार पर, इसी प्रोबेबल लॉसेस के आधार पर बनाए जाते हैं कि हमें ऐसा लग रहा है कि फ्यूचर में हमारा कुछ पैसा डूब सकता है, तो हमने उसका प्रोविजन बना लिया। हमें लगता है कि फ्यूचर में हो सकता है कि हमें अपने डेटर्स को क्या देना पड़े, डिस्काउंट देना पड़े,
तो डेटर्स को जो डिस्काउंट देना पड़ेगा हमने उसके लिए क्या बना लिया, हमने उसके लिए प्रोविजन बना लिया। तो ये सारा काम हम किसके बेसिस पर करते हैं, प्रूडेंस प्रिंसिपल या कंजर्वेटिज्म के प्रिंसिपल पर बेस्ड होता है। ये लीजिए, ये आपके पास पूरा एक टॉपिक था जिसमें हमने कई सारे अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स और अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट्स को हमने पढ़ा। बताइए अगर इनमें से आपको कोई पॉइंट अगर पूछना हो तो मुझे बताइए, या क्लियर है बिल्कुल। पहले फर्स्ट वाला कौन सा था ना, क्लोजिंग स्टॉक ऑफ गुड बी वैल्यूड एट लोअर, इसमें ये जो लिखा है ना अभी नीचे नीचे इसमें फर्स्ट पॉइंट। एग्जाम्पल का फर्स्ट, हाँ ये कुछ नहीं है। अब एक्चुअली में क्या, ये टॉपिक अभी आपके है नहीं। बेसिकली क्या होता है, जब भी हम अपनी बैलेंस शीट में या ट्रेडिंग पी&एल में क्लोजिंग स्टॉक लिखते हैं ना, तो क्लोजिंग स्टॉक को लिखने में एक वैल्यूशन होता है। हम क्लोजिंग स्टॉक की कॉस्ट निकालते हैं और क्लोजिंग स्टॉक की नेट रियलाइजेबल वैल्यू निकालते हैं। इन दोनों में से जो भी क्या होता है आपका कम होता है, हम क्लोजिंग स्टॉक को उसी वैल्यू पर अपनी बुक्स में रिकॉर्ड करते हैं। तो अभी तो आपको एक एग्जांपल के तौर पर ध्यान रखना है, ये आप इंटर लेवल पर जाकर और डिटेल में पढ़ने वाले हैं। ठीक है, ठीक है सर। तो ये आपका एक टॉपिक कंप्लीट है जिसमें हमारे पास ये सब पॉइंट थे। आइए एक और छोटे से टॉपिक को हम ले लेते हैं। ज्यादा बच रहा है चैप्टर सर? हो गया चैप्टर तो, ठीक है। वैसे तो बस दो ही चैप्टर बच रहे हैं, एक कॉस्ट वाला और एक रेक्टिफिकेशन। ये तो छोटे छोटे पॉइंट है, मैं आपको कैश बुक समझाऊंगा तो कैश बुक में मुझे ज्यादा कुछ नहीं समझाना, मतलब आधा आधा घंटे एक एक क्लास के टॉपिक है। ये कैश बुक हो गया, लेजर पोस्टिंग हो गया, क्लोजिंग एंट्रीज हो गई, ओपनिंग एंट्रीज हो गई, सब आपने 11th क्लास में ऑलरेडी पढ़ा हुआ है। चलिएगा, सबसे पहले मुझे बताइए कैश बुक क्या होती है। तो लिखो, कैश बुक is a special journal which is used for recording, which is used for recording all cash receipts and cash payments. लीजिएगा, कैश बुक एक स्पेशल बुक होती है, जिस स्पेशल बुक में आप क्या करते हो, उन सभी ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करते हो जो या तो कैश रिसीव हुआ है जिन ट्रांजैक्शन की वजह से, या जिन ट्रांजैक्शन की वजह से आपने कैश का पेमेंट किया है। यानी कुल मिलाकर अपन ये बोल सकते हैं कि जितने भी कैश ट्रांजैक्शंस हैं, चाहे वो कैश के पेमेंट हो चाहे वो कैश का रियलाइजेशन हो, उन सभी बातों को जिस बुक में रिकॉर्ड किया जाता है उस बुक को हम क्या बोलते हैं, कैश बुक बोलते हैं। लिखो, कैश बुक इज नोन एज बुक ऑफ ओरिजिनल एंट्री, book of original entry since
since transactions are recorded, since transactions are recorded for the first time, for the first time, from the source document, एक्सक्यूज मी सर। हाँ जी, सर मेरा एक्चुअली ना नेटवर्क ग्लिच हो गया था, तो मैं देख नहीं पा रहा, तो मैंने रिजॉइन करा ना, तो हाँ, आप ये करवा रहे हो, तो आप मुझे बता सकते हैं आपने प्रूडेंस के बाद कितना करा दिया? प्रूडेंस के बाद मैंने बस प्रूडेंस लास्ट टॉपिक था, उसके बाद ये नया टॉपिक चालू किया है कैश बुक। सर एक बार प्रूडेंस शो कर देंगे, मैं स्क्रीनशॉट ले लेता। हाँ, एक मिनट। हाँ जी, उसके बाद हमने चालू किया है टॉपिक कैश बुक। तो कैश बुक का पहला पॉइंट मैंने आपको लिखवाया कि ये एक स्पेशल बुक है जिसमें हम सभी कैश रिसीट्स और सभी कैश पेमेंट रिकॉर्ड करते हैं। फिर मैंने बोला कि कैश बुक को ओरिजिनल बुक ऑफ एंट्री कहा जाता है। क्यों? क्योंकि आपकी ये पहली बुक है जब आपके पास एक सोर्स डॉक्यूमेंट का मतलब होता है जिन डॉक्यूमेंट्स के थ्रू आपके ट्रांजैक्शन हुए हैं, उनके थ्रू जब आप इसको रिकॉर्ड करते हो तो इसलिए इसे ओरिजिनल बुक ऑफ एंट्री भी कहा जाता है। फिर लिखो तीसरा पॉइंट, कैश बुक इज अ लेजर। कैश बुक इज अ लेजर। कैश बुक लेजर का भी काम करती है। Because it is designed in form of cash account. आप अगर कैश बुक का फॉर्मेट देखोगे ना तो आपको वो पता लगेगा कि इस बुक में आप अकाउंट फॉर्मेट भी रखते हो। जब आप कैश बुक मेंटेन करते हो तो आपको सेपरेटली कैश अकाउंट नहीं बनाना पड़ता है। क्यों नहीं बनाना पड़ता? क्योंकि कैश बुक ऑलरेडी कैश अकाउंट को अपने साथ इनबिल्ट कर लेती है, इसलिए कैश बुक लेजर भी है। तो यानी अब आपके पास एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बन सकता है, कैश बुक क्या है? क्या कैश बुक जर्नल है? बिल्कुल है। क्या कैश बुक लेजर भी है? बिल्कुल है। यानी कैश बुक दोनों चीजें हैं। कैश बुक जर्नल का भी काम करती है और एज वेल एज कैश बुक लेजर का भी काम करती है। तो हमेशा ध्यान रखना, कैश बुक दोनों पर्पस सॉल्व करती है, जर्नल भी और लेजर भी। लिखें टाइप्स ऑफ कैश बुक। टाइप ऑफ कैश बुक। कौन कौन सी कैश बुक होती है हमारे पास? देखिए, अगर ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चन आता है टाइप ऑफ कैश बुक तो बेसिकली हम लेते हैं तीन तरह की कैश बुक। पेटी कैश बुक जो होती है ना, उसे कैश बुक का पार्ट होती तो वो कैश बुक ही है, बट
अगर ऑब्जेक्टिव में कल को क्वेश्चन आ जाए कि व्हाट आर दी टाइप्स ऑफ कैश बुक, तो आप कैश बुक के 3 टाइप्स लगाओगे हमेशा। क्या क्या होती है? वन कॉलम, डबल कॉलम, एक तो होती है सिंगल कॉलम, डबल कॉलम। एक होता है कैश बुक विथ डिस्काउंट कॉलम, जिसको आप बोलते हो डबल कॉलम कैश बुक। और तीसरी कौन सी होती है आपकी? 3 कॉलम कैश बुक। थ्री कॉलम कैश बुक, जिसमें आपका कैश कॉलम, बैंक कॉलम और डिस्काउंट कॉलम होता है। और एक अपन ले लेते हैं पेटी कैश बुक। बेसिकली इतने तरह की कैश बुक एक ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा क्या की जाती है, मेंटेन की जाती हैं। सिंगल कॉलम, डबल कॉलम और 3 कॉलम। सर आप 3 बता रहे हो ना सर, वैसे तो इसमें तो आपने 4 लिखा ही है। चाहो 4 तरह की मेंटेन होती हैं, बट अगर आपसे टाइप्स ऑफ कैश बुक पूछा जाएगा तो आंसर होता है 3 टाइप्स। कैश बुक बेसिकली ये 3 होती हैं, सिंगल कॉलम कैश बुक, डबल कॉलम कैश बुक और 3 कॉलम कैश बुक। पेटी कैश बुक हम मेंटेन करते हैं, लेकिन इसे कैश बुक का पार्ट नहीं माना जाता। आइएगा, सबसे पहले हम बात करते हैं सिंगल कॉलम कैश बुक पर। देखिएगा, सिंगल कॉलम कैश बुक, वन कॉलम ऑफ अमाउंट ऑन ईच साइड। यानी डेबिट साइड में भी एक कॉलम बनेगा अमाउंट का, और क्रेडिट साइड में भी एक कॉलम बनेगा आपका अमाउंट का। ऑल कैश रिसीट्स are recorded on debit side, on debit side। जितनी भी कैश रिसीट्स होती हैं उन्हें कैश बुक के डेबिट साइड में लिखा जाता है, एंड ऑल कैश पेमेंट्स ऑन क्रेडिट साइड। It is basically
in the nature of cash account. ये बेसिकली एक कैश अकाउंट का ही हिस्सा है बस। तो इसको हम क्या कहते हैं, सिंगल कॉलम कैश बुक। नेक्स्ट, ट्रेड डिस्काउंट वर्सेस कैश डिस्काउंट। टू कॉलम कैश बुक को समझने से पहले आपको ये दो टर्म समझनी पड़ेंगी। एक डिस्काउंट तो होता है ट्रेड डिस्काउंट, और एक डिस्काउंट को हम बोलते हैं कैश डिस्काउंट। तो दो तरह के डिस्काउंट होते हैं हमारे पास। एक तो कौन सा हो गया, ट्रेड डिस्काउंट, और एक हो गया हमारे पास कैश डिस्काउंट। ट्रेड डिस्काउंट क्या होता है? सर जो क्रेडिट बिल्स को मिलता है, लिस्ट प्राइस पर जो डिस्काउंट दिया जाता है। रिडक्शन ग्रांटेड बाय सप्लायर फ्रॉम द लिस्ट प्राइस। लिस्ट प्राइस मतलब उस प्रोडक्ट पर जो प्राइस लगी हुई होती है वो उसकी लिस्ट प्राइस होती है, और सप्लायर बेचते समय अगर उसमें से कोई डिस्काउंट, कुछ प्राइस रिडक्शन कर देता है तो उसे हम क्या बोलते हैं, ट्रेड डिस्काउंट बोलते हैं। नो अकाउंटिंग फॉर ट्रेड डिस्काउंट। ट्रेड डिस्काउंट की कोई अकाउंटिंग नहीं होती है। बस इट विल बी डिडक्टेड फ्रॉम लिस्ट प्राइस। बस इसे आप हमेशा प्रोडक्ट की प्राइस में से क्या कर दोगे, कम कर दोगे। कैश डिस्काउंट, provided due to prompt payment। यानी अगर मान लो आपका डेटर आपको समय से पहले पैसा दे देता है, मान लो आपने अपने डेटर को, अपने कस्टमर को 2 महीने का क्रेडिट दिया था, अब उसने आपको 1 महीने बाद ही पैसा दे दिया, तो वो जो 1 महीने बाद आपको पैसा मिला उस प्रॉम्प्ट पेमेंट के लिए आप क्या करोगे, सामने वाले को कुछ एडिशनल डिस्काउंट दोगे, और उसी डिस्काउंट को क्या बोला जाता है, कैश डिस्काउंट बोला जाता है। कैश डिस्काउंट हमेशा रिकॉर्ड किया जाता है। ऑलवेज रिकॉर्डेड इन बुक्स। इससे आप बुक्स में क्या करते हो, रिकॉर्ड करते हो। It will be given on amount paid, क्योंकि पेमेंट के टाइम दिया जाता है। जैसे मान लो मैं आपको बोलूं कि 2% कैश डिस्काउंट है, तो 2% किसका होगा, जितना हम पेमेंट करेंगे उस पेमेंट का हमें क्या करना है, 2% डिस्काउंट कर देना है।
लोग क्लियर है? हाँ जी, सर ये केस वाला डेटर को ही देंगे ना जो टाइम से पहले पैसे दे देगा? बिल्कुल बिल्कुल, दोनों डेटर को ही दिए जाते हैं। डिस्काउंट तो डेटर को ही दोगे आप, ठीक है? वो नोट कर ले सर। हाँ जी, बिल्कुल। सर एक एग्जांपल दोगे ट्रेड डिस्काउंट का? ट्रेड डिस्काउंट का जैसे मान लो फॉर एग्जांपल मैं किसी दुकान पर गया और मैंने दुकान पर एक प्रोडक्ट उठाया, उस प्रोडक्ट की एमआरपी थी मान लो 50 रुपए, ठीक है? मैंने सामने वाले से पूछा भैया कितने दोगे, उसने कहा 45 रुपए दे देना। तो उसने क्या कर दिया, मुझे डिस्काउंट कर दिया लिस्ट प्राइस पर। आप जनरली Yes, कभी भी sir. देख लो, कोई प्रोडक्ट खरीदने जाते हो तो उस पर एक एमआरपी लिखी हुई होती है और दुकानदार आपको उस एमआरपी से अलग प्राइस बोलता है कि भैया आप इतने रुपए दे दो, तो वो ट्रेड डिस्काउंट होता है। ओके चलिए, तो आज इतना ही। कल की क्लास में हम अपनी कैश बुक के पार्ट को भी खत्म कर लेंगे, जो भी इसमें छोट छोट बातें हैं जिन पर क्वेश्चंस बन सकते हैं, आपको पॉइंट वाइज लिखवाता चलूंगा। सर कल की क्लास की रिकॉर्डिंग सेंड कर